है आपका रेनेसाई इसमें मैं रवि कुमार। चलिए अर्थशास्त्र के मुख्य परीक्षा के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस चल रहे थे उससे संबंधित भी नोट्स जो हैं आपको प्रदान कर दिए जाएंगे और जहाँ ज़रूरी होगा क्लास भी लिए जाएंगे, इंतज़ार कीजिए। आज जो पहला चैप्टर है जेपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस का वो है राष्ट्रीय आय। सिलेबस में आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी जो कक्षा का स्वरूप होगा वह होगा प्रश्नोत्तर शैली में, क्योंकि अंततः वहाँ तो आने हैं प्रश्न ही, ठीक है। और टॉपिक वाइज नोट्स हो या बुक्स हो आपको तो अनेक जगह से मिल जाते हैं, लेकिन आखिर उत्तर कैसे लिखें यह एक समस्या रहती है, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कल के वीडियो में प्रदान किया था। आज से जो है प्रैक्टिकल होगा, जिससे बताया गया है वो यहाँ अप्लाई होगा। किस ढंग से अप्लाई होता है उसे ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से आपके ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं, नोट करते हैं, कुछ मॉडल्स आंसर भी मैं दूंगा, तो निश्चित रूप से आपके लेखन शैली में काफ़ी सुधार आएंगे। जो पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, इसका आलोचनात्मक विवरण दें, ठीक है। लेकिन शुरू में सॉफ्ट क्वेश्चन ही रखा जाएगा, धीरे धीरे इस प्रश्नों की प्रकृति को थोड़ा सा क्लिष्ट किया जाएगा, जटिल किया जाएगा। शुरू में सॉफ्ट क्वेश्चन लिखने का आदत रखिए। इसके उत्तर जो होंगे जैसे कि सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं, इसके भी पार्ट्स वही होंगे। 600 to 800, 250, 150, ठीक है। सिक्स 600 to 800 की बात करेंगे और 250, 150 में कहाँ कहाँ नहीं लिखना है या शॉर्ट लिखना है मैं बताता चलूँगा, आप ध्यान देंगे। पहले भूमिका लिखनी है, उसके बाद मुख्य भाग लिखना है, 800 वर्ड्स के लिए है, ठीक है। और उसके बाद निष्कर्ष लिखना है, सकारात्मक, क्योंकि सिंपल प्रश्न है तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा सिंपल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भूमिका और निष्कर्ष जो होगा, टोटल जितने भी वर्ड्स में आप लिखने जा रहे हैं आंसर, उसका 5% होगा, ठीक है। अगर 250 या 150 आईएएस के मेंस की परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, लिखना है, तो कोशिश कीजिए भूमिका से बचने का, ठीक है। वहाँ वर्ड्स का भारी अभाव होता है, ये हट जाएगा। निष्कर्ष भी काफ़ी घट जाएगा, एक आध लाइन में लिख करके फिनिश कीजिए, सीधे मूल पॉइंट पर आइए। 250, 150 वर्ड्स वाले आंसर में, चाहे बीपीएससी में आ जाते हों या आईएएस में या किसी अन्य आयोग में, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। केवल ये जो है आपका अप्लीकेबल होगा 250, 150 के मामले में। 400 का अगर मामला है, ठीक है, जैसे जेपीएससी में मान लीजिए कि दो क्वेश्चन एक पार्ट में आता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी देखे होंगे आप। उस स्थिति में भूमिका और निष्कर्ष को
थोड़ा थोड़ा लिखिए, थोड़ा सा घटा दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर नहीं लिख पाए भूमिका तो निष्कर्ष जरूर लिख दीजिए, इतना ध्यान रखिएगा 400 वाले में। ये 5% 600 to 800 वर्ड्स के मामले में। चलिए भूमिका पर बात करते हैं। कहा जाता है कि आपका जो प्रस्तुतिकरण का पहला आईना जो होता है वो भूमिका होता है। अगर यहाँ पर आपने परीक्षक को प्रभावित कर लिया तो पूरा का पूरा कॉपी जो है वो आपका आराम से चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, तो भूमिका में आपको ही लिखना है कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश का समृद्धि विकास और सम्मान का सूचक होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि राष्ट्रीय आय और संपत्ति को एक समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में, ठीक है, राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में, यहां परिभाषा डाल देना है, एक निश्चित अवधि में, ठीक है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। और संपत्ति क्या होता है, संपत्ति किसी विशेष समय में किसी भी देश के जो पूरी जनसंख्या है उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों का मौद्रिक मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको राष्ट्रीय आय का परिभाषा में ये देना है, संपत्ति का परिभाषा में देना है कि जनता के पास परिसंपत्तियां विशेष समय में, यहां निश्चित अवधि में, ठीक है। अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। चूंकि 600 to 800 वर्ड्स है, एक और परिभाषा यहाँ डाल सकते हैं, सारा जो है भूमिका में आ जाएगा। परिभाषा को आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद एक परिभाषा, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद एक परिभाषा, ठीक है। दूसरा जो आपका परिभाषा हो सकता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा भुगतान किए गए कुल पारिश्रमिक या जो उनके द्वारा आय प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कुल आय एक निश्चित अवधि में, वह भी राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। भुगतान या आय। अब एक फैक्ट्री है मान लीजिए, इनके द्वारा जितना भी भुगतान होगा, भुगतान का अर्थ हो गया आपका भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ठीक है। ये 5 तत्वों से कोई भी अर्थव्यवस्था बनता है, इन 5 तत्वों को भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो जितना आपका भुगतान किया जाएगा उतना ही आय होगा, ये दोनों बराबर होगा, इसको आप लोग आगे समझेंगे। इसलिए दोनों में से किसी एक को भी शामिल कीजिएगा, वो भी राष्ट्रीय आय के ही बराबर होता है, क्योंकि जो टोटल इनकम जितना होगा वही भुगतान होगा, ठीक है, दोनों एकदम सेम होता है। इसलिए ये दोनों परिभाषा जो है आप डाल सकते हैं। ये जो है आपका प्रवाह होता है, क्लियर, राष्ट्रीय आय प्रवाह होता है,
यानी कि जिस ढंग से नदी का धारा होता है उस ढंग से राष्ट्रीय आय होता है, और ये जो होता है एक तरह से आप समझ लीजिए संग्रह होता है। ठीक है, संपत्ति जो होता है संग्रह होता है। दूसरे सिंपल शब्द में अगर बात कीजिएगा तो ये राष्ट्रीय आय जो हुआ नदी हुआ, और ये हुआ तालाब हुआ, सागर हुआ। ठीक है, ये संग्रह हो चुका है और ये आ रहा है। ठीक है, इसका प्रवाह हो रहा है। तो पहला स्तर में आपको यही भूमिका में लिखना है, सम्मान, विकास और समृद्धि का प्रतीक राष्ट्रीय आय को संपत्ति नहीं समझना चाहिए। यहाँ एक डिफिनेशन आप लिखिएगा 250 वाले में। ठीक है, ऊपर वाले साइमन कुजनेट्स का है। दूसरा लेवल में आपको क्या लिखना है, मुख्य भाग में आ जाना है आपको सीधे। मुख्य भाग में राष्ट्रीय आय की अवधारणा में पहला, राष्ट्रीय आय के मापन का आधार। एवं अन्य अवधारणाएं। जीडीपी जीएनपी पर विशेष रूप से बल देना है के बीच संबंध। के मापन के तरीके। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होते। इतने सारे चीज़ों का आपको जो है विवरण देना है। ठीक है, इतने सारे चीज़ों का उचित प्रस्तुतिकरण करते हुए आप विवरण दे देते हैं तो मार्क्स अच्छे आएंगे इस प्रश्न में। आधार। आधार में आपको क्या करना है, एक सन डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले जीडीपी और जीवीए लिख लीजिए। उसके बाद जीएनपी लिख लीजिए। एनडीपी लिख लीजिए। उसके बाद एनएनपी। उसके बाद पीसीआई लिख लीजिए, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगर 250 और 150 वर्ड्स के केस हों तो इसी जगह जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पीसीआई के बारे में यहाँ पर आपको जगह छोड़ते हुए आपको लिखना है। ठीक है, सन डायग्राम बनाते समय ध्यान रखिएगा, उसी जगह छोटे छोटे जो भी आपको टिप्पणी करना है, लिखना है उसके बारे में आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से विवरण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 600 to 800 वर्ड्स की बात आती है तो आपको यहाँ पर डिटेल लिखना होगा। कैसे लिखना होगा देखिए, पहले हमें
ए नंबर में लिखिएगा भौगोलिक सीमा एक देश के निवासी को समझना होगा। ठीक है, जो अवधारणा है उससे पहले क्या कर लेना है, इसके बारे में थोड़ा बता देना है। ठीक है, इससे परीक्षक को आपके बारे में पता चल जाएगा कि आधार जो है जीडीपी जीएनपी का, उसके बारे में भी जो है अभ्यर्थी जानता है, कैंडिडेट जानता है। भौगोलिक सीमा जो होता है उसको आपको पहले स्पष्ट करना होगा, भौगोलिक सीमा को। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे, भौगोलिक सीमा देश की भौगोलिक और समुद्री सीमा देश की वायुयान पानी जहाज, चाहे वो देश के अंदर हो तो भौगोलिक सीमा में तो आ ही रहे हैं, बाहर भी अगर जाते हैं तो जो भी वायुयान और पानी जहाज के अंदर का सीमा होता है वो देश का भौगोलिक सीमा में आता है। विदेशों में स्थित दूतावास और सैन्य अड्डा निजी जहाज और नौका जो देश से संबंधित रखते हैं, और सन डायग्राम बनाते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे गैपिंग हो गया है, उसका गैपिंग नहीं रहना चाहिए था, यहाँ जगह प्रॉब्लम था। हर तरफ एक बैलेंस के रूप में आपको बनाना है, जिस तरह से वहाँ अच्छा दिखे। इस दौरान जहाँ जहाँ आपको लगे कि अंडरलाइन करना है जरूर करते जाइए। ये हो गया भौगोलिक सीमा में। एक देश के निवासी में आईएमएफ का जिक्र जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसको सिंपल लाइंस में लिख सकते हैं। एक देश के निवासी में जो आईएमएफ का कहना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में की सीमा में या तो उपभोग में या फिर उत्पादन, किसी भी प्रक्रिया में अगर कोई लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति लगा हुआ है किसी भी अर्थव्यवस्था की सीमा में, तो वह उस देश का निवासी कहा जाएगा। वर्ग क्या उसका है, उपभोग या उत्पादन। ठीक है, तो ये दोनों आप जब विवरण दे देंगे उसके बाद आप सीधे आएंगे जीडीपी जीएनपी को समझाने के लिए। उसके लिए आप जगह को बचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा गागर से सागर कंसेप्ट को पूरा करने के लिए इस ढंग से आप तुरंत एक टेबल यहाँ आधार लिख दीजिएगा, है ना। राष्ट्रीय आय मापन के आधार तत्व जो हैं कर सकते हैं, हाथ से भी टानिए, स्केल से संभव है, प्रैक्टिस है तो स्केल से भी टान सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से अगर टान देते हैं तो उनको जो है काफ़ी सुविधा हो जाएगा परीक्षक को कि आप जो है अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वो आपके जो ज्ञान है उनके तक ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो आपका उद्देश्य है मुख्य परीक्षा में। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी जो होता है आपका देश के अंदर
चाहे उस देश के नागरिक हों, भारत के संदर्भ में अगर भारतीय मान लीजिए, या फिर विदेशी हों, ठीक है, उनके द्वारा जो भी अंतिम वस्तु या सेवा का उत्पाद किया जा रहा है उनका मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु या सेवा का अर्थ जो होता है, जैसे आपका आटा हुआ तो वो गेहूं से बनता है, तो गेहूं प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। गेहूं के बाद आपका आया आटा, आटा से क्या बना, ब्रेड। तो आप गेहूं और आटा का दोनों का मूल्य को नहीं जोड़ सकते राष्ट्रीय आय में, आपको केवल ब्रेड का जोड़ना होगा, ठीक है। इसको आगे हम लोग बात करेंगे। इसी को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है अंतिम मूल्य। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। भारतीय हो या विदेशी हो, देश के अंदर, ठीक है, देश या विदेश में, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भारतीयों के द्वारा जो अर्जित आय है, आय मीन्स वही, ठीक है, सेवाओं, अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, वो जो है आपका चेंज नहीं होगा। तो ये केवल जो है आपका भारतीयों के द्वारा है, और ये देश का भौगोलिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा का परिभाषा जो अभी बताया गया वही होगा। ये हो गया जीडीपी, ये हो गया जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी माने हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये परिमाणात्मक होता है, ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यह आंतरिक शक्ति देश के अंदर, ठीक है, आंतरिक शक्ति को प्रकट करता है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों शक्ति को प्रकट करता है। बाह्य शक्ति को प्रकट करता है, ठीक है। यह भी बताता है निर्भरता कितनी है शेष विश्व से, उसको ये नहीं बताता है, ये बताता है, ठीक है। निर्भरता का अर्थ क्या हुआ कि आपके देश में कितने लोग स्किल्ड व्यक्ति हैं। अगर स्किल्ड रहेंगे तो विदेशों में भी वर्क करने जाएंगे, अपने देश में वर्क करने के साथ साथ। तो विदेशी शक्तियां जो हैं, चाहे खाड़ी देश हों, यूरोपियन कंट्रीज हों और अमेरिकन कंट्रीज हों, वो भारतीय जो मेरिट्स हैं उन पर डिपेंड रहेंगे। तो जितने अधिक लोग भारत से बाहर गए हैं, ये बताता है कि भारत की बाह्य शक्ति क्या है, ठीक है। आंतरिक शक्ति तो जीडीपी बताता ही है कि कितने लोगों को आकर्षित विदेशों से कर पाया है भारत का अर्थव्यवस्था, ठीक है। और जीएनपी में जो भारतीय हैं, जीएनपी के मामले में जो भारतीय हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो देश के अंदर ही अधिकांश भारतीय रहते हैं। तो ये आंतरिक और बाह्य शक्ति दोनों को डिपेंड करता है। निर्भरता को बताता है कि भारत जो है पूरे विश्व पर किस ढंग से निर्भर है, जीएनपी बताता है। और पूरा विश्व जो है भारत पर किस सीमा तक निर्भर है। ये वृद्धि दर का सूचक होता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए सामान्य रूप से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, जीडीपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए। लेकिन यहां पर ये क्या करता है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, जीएनपी के आधार पर आईएमएफ के द्वारा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। आप जानते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में मैं क्लासेस ले चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वहां देख लीजिए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, और विनिमय दर के मामले में, ठीक है, उसके मामले में छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में ये बताया जाता है कि किसी खास अमाउंट में 10 रुपया वर्सेस $10,
यहाँ क्या मिल सकता है, वहाँ क्या मिल सकता है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है डॉलर के अपेक्षा रुपये का अच्छा है, समझ गए ना, क्योंकि ज़्यादा सामान मिल सकता है हमारे देश में। तो इस ढंग से जीडीपी जीएनपी को दिखाना है। तो मुख्य रूप से जीएनपी जो हुआ आपका भारतीयों के द्वारा अर्जित है और जीडीपी हुआ भारत के अंदर देश से भारतीय या विदेशियों के द्वारा अर्जित है। जीएनपी में चाहे भारतीय देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस अवधारणा को जो है स्पष्ट कर देना है। बहुत कम में ये आ जाएगा आपका जीडीपी जीएनपी। फिर जीडीपी जीएनपी में संबंध भी आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 250 150 रहेगा तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक फार्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं, जीएनपी माइनस जीडीपी बराबर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी और जीडीपी दोनों में एक समानता तो है कि दोनों में भारतीय जरूर रहते हैं, ठीक है। हालांकि विदेश में रहने वाले भारतीयों को जीडीपी में नहीं शामिल किया जाता। तो शुद्ध आय का अर्थ ये हुआ कि जितने रुपये जो है विदेश से भारतीयों के द्वारा भेजा जा रहा है, तो उसमें यह भी ध्यान रखना, उसको आप राष्ट्रीय आय में डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी देखना होगा कि यहाँ जो विदेशी लोग हैं यानी कि भारत में, वो कितने रुपये जो हैं बाहर भेज रहे हैं। मान लीजिए कि भारतीयों के द्वारा 1000 रुपया जो है भेजा गया भारत, विदेशी मुद्रा, और यहाँ जो विदेशी लोग रह रहे हैं उन्होंने 500 रुपया भेज दिया अपने देशों को अलग अलग शेष विश्व में। तो नेट जो होगा आपका आय, ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगा, 1000 माइनस 500 रुपया, 500 रुपया होगा। तब जब आप जीएनपी में जीडीपी को माइनस करते हैं तो उसी चीज़ को ये निकालता है, ठीक है। इसके कंसेप्ट को आपको अवधारणा चूंकि कहा गया है, राष्ट्रीय आय का अवधारणा और क्लियर करना होगा आपको। जीडीपी से जुड़ा हुआ है एनडीपी, ओके। जीएनपी से जुड़ा हुआ है एनएनपी, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है पर कैपिटा इनकम और इससे जुड़ा हुआ है जीवीए। इस सारे कंसेप्ट को आपको यहाँ पर क्लियर कर देना होगा, ठीक है। एक पक्ष को भी आपको नहीं छोड़ना है। देखिए, कोई भी वस्तु का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष उसमें उसके मूल्य में कुछ न कुछ कमी आती है। जैसे आपने एक बाइक चलाया तो अगले साल अगर 1 साल चला के बेचने जाएंगे तो ओरिजिनल दाम कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य कटौती की दर का निर्धारण जो है किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये दर जो है सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे घर के लिए आपका दर जो हो सकता है वो आपका 1% हो सकता है प्रत्येक वर्ष कटौती, यानी कि इस साल अगर 1 लाख रुपया है तो अगला साल 99,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक सामान हो गया, उसके लिए 10% भी निर्धारित हो सकता है, वो सरकार पर निर्भर है, ठीक है। तो जो सरकार निर्धारित कर देगी उसी के अनुसार जो है मूल्य कटौती लागू होता है। तो यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी जो आया है, जीडीपी जो आया है उसमें आपको मूल्य कटौती को घटा देना है, ठीक है। मूल्य कटौती को जब आप घटा देते हैं तो एनडीपी नेट शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है,
डिप्रेसिएशन इसको कहा जाता है। उसी ढंग से जीएनपी से एनएनपी कैसे आप गेन करेंगे? जीएनपी में मूल कटौती को घटा देना होगा। ये हुआ आपका एनडीपी और एनएनपी का कंसेप्ट। चूंकि ये आपको अवधारणा को समझाना है इसलिए इसको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, बस शॉर्ट में समझाते हुए फटाफट आगे बढ़ते जाना है। अब बात करते हैं एनडीपी जी एनएनपी हो गया ना। आधार वर्ष, चालू वर्ष, जितने भी राष्ट्रीय आय के मापक के आधार हैं उनको दो तरीके से काउंट किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। एक आपका चालू वर्ष के आधार पर और दूसरा आधार वर्ष के आधार पर। ठीक है, वर्तमान में जो है आधार वर्ष 2011-12 है राष्ट्रीय आय के मापकों की गणना हेतु। ठीक है, 2011-12 है। इसको आपको डिनोट कर देना होगा। चालू वर्ष जैसे अभी वर्तमान में 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लेखांकन वर्ष चल रहा है, वो होगा। ठीक है, इसके अनुसार जो जीडीपी का क्या डाटा है और एनडीपी का क्या डाटा है, इसका एक सिंपल जानकारी जो है आपको करेंट डाटा का रहना चाहिए। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब है जीडीपी का भी। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपको इंक्लूड करना है आधार वर्ष चालू वर्ष के अलावा, बाजार मूल्य, साधन लागत, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब आप बाजार मूल्य पर निकालेंगे किसी को भी चारों में से, ठीक है, जैसे जीडीपी का निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको एमपी लिखना होगा, मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। ठीक है, बाजार मूल्य पर निकालेंगे तो क्या लिखना होगा? जीडीपी एमपी। और फैक्टर्स मूल्य पर निकालिएगा तो लिखना होगा जीडीपी एफसी। यहां पर जो होगा फैक्टर कॉस्ट का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जब इंडस्ट्री में तैयार होता है तो जस्ट उस समय उसका मूल्य जो होता है कम होता है, और जैसे ही मार्केट में आता है उसका मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टैक्स के कारण, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं या बिक्री शुल्क होते हैं, ठीक है, उसके अलावा अन्य टैक्स जो होते हैं प्रत्यक्ष कर भी, उनको जोड़ने के कारण वो जो है बढ़ जाता है। तो जीडीपी एफसी अगर आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट पर, जीडीपी एमपी माने मार्केट प्राइस, में आपको कर जोड़ देना होगा और जो अनुदान वगैरह दिया गया है वो घटा देना होगा। ठीक है, इसमें जो है आपको कर जोड़ना है और अनुदान को हटा देना है। क्लियर? यही हुआ जीडीपी एमपी। क्लियर? इसी को कहा जाता है जीडीपी एफसी को जीवीए। ग्रोस वैल्यू एडेड। सकल मूल्य वर्धन। ठीक है,
तो ये आपका हो गया जीडीपीएफसी। जीबीए के कंसेप्ट को भी आप समझा दीजिए और उसके बाद पीसीआई के कंसेप्ट को समझाना है, पर कैपिटा इनकम। जब आप जीएनपी में मैंने बताया कि जब आप मूल्य कटौती करते हैं, डिप्रिसिएशन या ह्रास को घटाते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसी को जो है राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। अगर एनएनपी में आप जो है जनसंख्या से भाग दीजिएगा, एनएनपी बाई टोटल जनसंख्या किसी देश का, तो वहाँ का पीसीआई निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट जो है आपको क्लियर कर देना है इस राउंड में। ठीक है, अब अगले राउंड में चलते हैं। इस सबको अंडरलाइन करके लिखना है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता, इसको जरूर आपको इंक्लूड करना है धारणा को स्पष्ट करने में। ठीक है, इसको आप सन डायग्राम बना सकते हैं। तुरंत समझ में आ जाएगा परीक्षक को। देखिए, गैर आर्थिक क्रियाएं, दूसरा जो होगा आपका अवैध क्रियाएं, तीसरा जो होगा मध्यवर्ती वस्तु, चौथा जो होगा हस्तांतरण भुगतान, पांचवा जो होगा पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत लाभांश कर दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय में प्रत्येक चीज को शामिल नहीं किया जाता। जैसे एक महिला घर में अपना काम कर रही है, उनका काउंट नहीं होगा राष्ट्रीय आय में, लेकिन वही महिला जब किसी और के घर में काम करके मनी अर्न करती है तो राष्ट्रीय आय में काउंट होगा। ठीक है, गैर आर्थिक क्रिया, घर में काम करना या अपने किसी शिक्षक द्वारा अपने बच्चे को घर में विदाउट मनी पढ़ाना, या फिर अवैध क्रियाएं जो भी हो, कालाबाजारी हो, स्मगलिंग हो। ठीक है, इस ढंग से जो भी अवैध क्रिया है उसके माध्यम से अगर कोई धन कमाया जाता है तो वो भी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान का अर्थ होता है कि जैसे बिना मेहनत का जो कुछ धन प्राप्त हो, इसमें आपका शामिल है पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अन्य रोजगार योजनाओं के तहत जो आर्थिक लाभ सरकार के द्वारा जनता को दिया जाता है वो सारे शामिल होंगे। यह है पूंजीगत लाभ। अगर आप शेयर रखे हुए हैं या फिर जमीन आपके पास है, सोना है, ठीक है, वो अगर आप बेचते हैं पहले की अपेक्षा ज़्यादा दाम पर आपको प्राप्त होता है मूल्य, तो उससे आपको लाभ होगा, तो पूंजीगत लाभ में जाता है। चूँकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं किया, रखे हुए थे घर में, इसलिए वो किस में चला जाएगा? वो राष्ट्रीय आय में उसका गणना नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यवर्ती वस्तु को यानी कि जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं से बना आपका आटा, आटा से बना ब्रेड मान लीजिए, ठीक है, जो शुरू में मैंने उदाहरण दिया था। तो यहाँ गेहूं और आटा का मूल्य जो है काउंट नहीं होगा, केवल ब्रेड का मूल्य काउंट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये अगर आप तीनों का मूल्य काउंट कर देंगे, 10 रुपये का गेहूँ, 15 रुपये का आटा और 20 रुपये का ब्रेड, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उस 20 रुपये में जो ब्रेड लिया गया है
उस 20 रुपया में गेहूं का भी और जो आपका आटा है वो दोनों का मूल्य तो शामिल है ही, इसलिए आप डबल शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो है शामिल नहीं किया जा सकता है। 250 150 वाले में क्या करना है, इसको सिंपल लिख करके छोड़ देना है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं लिखना है। और 600 to 800 वाले में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, इसी जगह भी लिख सकते हैं या फिर अलग से भी लिख, लेकिन बेहतर होगा यहीं लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टेप में आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय आय की मापन। आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, ठीक है। CSO के द्वारा किया जाता है, 1955 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। व्यय विधि जो है भारत में निर्माण क्षेत्र में यूज होता है, ये 1967 से व्यय विधि को पहली बार इंक्लूड किया गया, ठीक है। यहाँ आपके वर्ड्स लिमिटेशन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये चीज़ बताना है राष्ट्रीय आय के मापन में कि राष्ट्रीय आय के मापन के जो तीनों तरीके हैं वो भारत में प्रयुक्त होते हैं, और इन तरीकों को हम निम्न रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, और उस वहाँ पर एक जो है टेबल बना देना है, ठीक है, इस ढंग से। उसमें लिख देना है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देना है, जैसे कृषि, लट्ठा उद्योग हो गया, खनन हो गया, खनन, मत्स्यन। इसमें जो आपको दे देना है द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, विद्युत, गैस, उसी ढंग से तृतीयक क्षेत्र में आपको दे देना है, तृतीयक क्षेत्र में आपको दे देना है व्यापार, परिवहन, संचार, होटल, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, ठीक है, और रियल एस्टेट्स, जिसको वास्तविक संपदा भी बोला जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में, वास्तविक संपदा, विदेशी व्यवहार, वो जो है आपको इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। तरीका क्या होगा, क्षेत्र यहां लिख दीजिए, उपक्षेत्र लिख दीजिए, मापन के तरीके लिख दीजिए, मापन का तरीका। यहाँ लिखना है उत्पाद विधि प्राथमिक क्षेत्र में, यहाँ पर जो द्वितीय क्षेत्र में लिखना है आय, व्यय और उत्पाद विधि, तीनों है ना, आय, व्यय, उत्पाद विधि। यहाँ पर लिख देना है लास्ट वाले में तृतीय क्षेत्र में आय विधि, ठीक है। इसको डिटेल में नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि जब आपका आएगा राष्ट्रीय आय के मापन के तरीकों को स्पष्ट करें तो इसको जो है आपको फिर डिटेल में डालना होगा। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद आगे आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आय के मापन लिखने के बाद राष्ट्रीय आय के अवधारणा की सीमाएं, ठीक है।
इसमें आप डाल सकते हैं, जो सिंपल है वो आलोचनात्मक में भी ये पॉइंट्स काम दे देंगे। आंकड़ों की विश्वसनीयता, जो भी आंकड़े संग्रह किए जाते हैं उसकी कितनी विश्वसनीयता है वो भी प्रभावित करता है। गैर आर्थिक कार्यों की परिभाषा, कार्य, अवैध कार्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का जो कैलकुलेशन हो जाता है, डबलिंग, प्रत्यांतर प्रभाव, कास्केडिंग इफेक्ट, उसको कहा जाता है प्रत्यांतर प्रभाव। हस्तांतरण सेवाएं, यहां पर देखिए जो विशेष रूप से गैर आर्थिक क्रिया, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, उसको आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, कि महिलाओं के जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके योगदान को जो है कमतर नहीं आंका जा सकता। आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है और कुछ इनकम करके घर ला रहा है, अगर घर में उनकी वाइफ के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा अगर वर्क नहीं किया जाता तो क्या उतने शांति से वो इनकम कर पाते? तो कहीं ना कहीं से इनकम में उनका भी योगदान माना जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अवैध कार्य होते हैं, ठीक है, अवैध कार्य में बहुत ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, उसको जो है राष्ट्रीय आय से बाहर कर दिया गया है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कास्केडिंग इफेक्ट, कहा तो जाता है कि आपका गेहूं और आटा का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन कई अवसरों पर यह देखा गया है कि कास्केडिंग इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मूल्यों को डबल जोड़ दिया जाता है, जो पहले जोड़ा जा चुका है उसके बाद पुनः जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है उसमें कई त्रुटियां आ जाती हैं। हालांकि जीएसटी जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद से इस समस्या में थोड़ी कमी आई है, ठीक है। उसी ढंग से जो हस्तांतरण सेवाएं हो, पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो या अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हो, उस संदर्भ में भी कुछ विशेष प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना लिख देना काफ़ी होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस ढंग से जो है आपका 800 वर्ड्स का आंसर जो है पूरा होता है, 6 to 800 का, ठीक है। और 250 150 के लिए क्या क्या हटाना है, कहाँ कहाँ पर हटाना है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं बताते चला हूँ, ठीक है। अब जो आप देख लीजिए एक सामान्य स्ट्रक्चर शुरू से लास्ट तक जो मैंने बताया इसके उत्तर का। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया भूमिका, इसमें राष्ट्रीय आय और संपत्ति के बीच तुलना करते हुए इसको परिभाषित भी कर देना है। उसके बाद मुख्य भाग, इसमें जो बताया गया आपको भौगोलिक सीमा के बारे में बताइए, देश के निवासी, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, साथ में जीवीए के बारे में आपको बताया गया, ठीक है।
जीडीपी, जीएनपी रिलेशन के बारे में बताया गया आपको, उसको भी लिखना है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होते, इसको सन डायग्राम में बनाना है। यहाँ पर जो है स्पष्ट आपको कर देना है, आधार वर्ष 2011-12 भी है, ठीक है। चालू वर्ष, बाजार मूल्य, साधन लागत यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री में जो आपका खर्च होता है, ठीक है। यहाँ पर किन्हीं को कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसको मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। जो आधार वर्ष, चालू वर्ष, बाजार मूल्य, साधन लागत, यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे देना है, शामिल नहीं होते। अवधारणा की सीमाएं लास्ट में लिख देना है। ठीक है, इसी से आपको निष्कर्ष भी जोड़ सकते हैं, अवधारणा की सीमाएं से। दोहराव कहीं नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोहराव अगर हो गया तो आप पर आपका जो है आंसर का गलत इफेक्ट जाएगा। प्रेजेंटेशन जो है जबरदस्त होना चाहिए, मार्क्स लाने का एकमात्र यही तरीका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के निष्कर्ष में जो है अवधारणा की सीमाएं में जो भी मैंने लिखाया है उसी को जोड़ करके 1-2 लाइन लास्ट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद द एंड कर देना है इस प्रश्न का उत्तर को। तो इस ढंग से यही प्रश्न हुआ। इसके अलावा यहां से जो प्रश्न और बन सकते हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम पीसीआई की अवधारणा को स्पष्ट करें। को स्पष्ट करें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और भी क्वेश्चन देखे बन सकता है। जीडीपी और जीएनपी में संबंध स्थापित करें। इस 600 वर्ड्स में भी लिखा जाएगा, 250 में भी लिखा जाएगा, ठीक है। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की अवधारणा, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद के अपेक्षा व्यापक क्यों है। व्यापक क्यों है, ठीक है। तीसरा एक जो है आपका का मापन भारत में
किन किन तरीकों से किया जाता है, किया जाता है, एक सामान्य विवरण प्रस्तुत करें। प्रस्तुत करें। ठीक है, ये सामान्य क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं, जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई से संबंधित, डाटा से संबंधित क्वेश्चंस जो है आपके आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को फिर मैं बता दूंगा और ये दोनों का जो आंसर है वो आपको खुद लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि जो आज मैंने बताया है उसी में है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 का जो है अवधारणा को बताया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो जीडीपी, जीएनपी जो भी हो, पहले जो है फर्स्ट स्टेप में आपको भौगोलिक सीमा और राज्य के निवासी यानी कि देश के निवासी को स्पष्ट कर देना होगा। उसके बाद जीडीपी को स्पष्ट करना है, जीएनपी को स्पष्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर इंक्लूड है जीडीपी और जीएनपी के बीच जो रिलेशन मैंने तुलनात्मक ढंग तरीके से बताया, तुलना कर देना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ इतना फ्री हो जाएगा, आप इतना अच्छी तरह से फिर सोच पाएंगे कि खुद आपको विश्वास नहीं होगा कि हम इतना अच्छा उत्तर कैसे लिखने लगे हैं। ठीक है, यहाँ तुलना आपको कर देना होगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन, मूल कटौती के बारे में जानकारी दे देना होगा कि भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा मूल कटौती जारी किया जाता है किसी भी सामान के लिए। ठीक है, और इसके माध्यम से पता चलता है कि इंडस्ट्री को जो है हर वर्ष कितना नुकसान हो रहा है। जो आपका ज़्यादा मजबूत चीज़ होता है उसका मूल कटौती थोड़ा कम होता है, लेकिन मूल कटौती को जो है वो मूल्यन नहीं समझना चाहिए। मुद्रा का मूल्यन दूसरा होता है, वो अगले चैप्टर जो है मुद्रास्फीति उसमें बताया जाएगा। इसको अवमूल्यन नहीं समझना चाहिए कि सरकार के द्वारा किया गया है। मूल्यन का उद्देश्य अलग होता है, वो अलग चीज़ होता है। उसी ढंग से इसे मुद्रा संकुचन नहीं समझना चाहिए, संकुचन भी अलग चीज़ होता है। ठीक है, ये भी अगले चैप्टर का चीज़ है। अगर जो जानते हैं संकुचन, अवमूल्यन, तो संकुचन, अवमूल्यन और मूल कटौती, डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये तीनों जो है पूरी तरह से अलग है। उसको स्पष्ट करते हुए आपको यहाँ पे मूल कटौती के बारे में जानकारी दे देना है। और फिर जो बाजार मूल्य मैंने बताया था, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्ट्री में मूल्य होता है, आधार वर्ष विश्व 11-12, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और चालू वर्ष। काफ़ी कुछ हो जाएगा यहाँ तक होते होते। फिर डिप्रिसिएशन को माइनस करते हुए मूल कटौती को जीडीपी से एनडीपी आ जाएगा, जीएनपी से एनएनपी आ जाएगा, पीसीआई जो एनएनपी होगा इसमें पॉपुलेशन से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो पीसीआई आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। और वही चीज़ जो है जीडीपी जीएनपी में संबंध को आपको स्थापित करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जीडीपी जीएनपी में जब स्पेशली क्वेश्चन आया है, इसका मैक्सिमम चांस है 400 वर्ड्स या 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स में आने की संभावना है ये क्वेश्चन। ये जो है 600 to 800 में भी आ सकता है, 250 में भी आ सकता है, 400 में भी और 150 में भी। ठीक है, ये तीनों का संभावना इस जगह है। तो इस ढंग से जो है आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। ये आगे चलता रहेगा, ये सब क्लासेस धीरे धीरे आप समझिए किस ढंग से उत्तर लिखा जाता है। और इस चैप्टर को जो है आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे। उसके बाद जिस ढंग से मैंने बताया है उस उत्तर को लिखने का प्रयास